आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जिस पर एक तरफ तो करोड़ों लोग विश्वास करते हैं, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोग इसे अंधविश्वास मानकर इसका मजाक भी उड़ाते हैं। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं घोस्ट पोजीशन यानी कि प्रेत बाधा पर। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एनालिस मिशेल की कहानी सुनाऊंगा, जो पूरी दुनिया में घोस्ट पोजीशन का सबसे चर्चित और सबसे खतरनाक केस है। क्लिंजनबर्ग, जर्मनी, 1952। एनालिस मिशेल एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक फैमिली से थी। एनालिस एक बहुत ही ब्राइट और टैलेंटेड गर्ल थी। सभी उन्हें पसंद करते थे। सितंबर 1968 जब वो 16 साल की थी, तब वो बिना किसी कारण, बिना किसी बीमारी के अचानक बेहोश हो गई। उसी रात उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके चेस्ट को दबा रहा हो, इतना ज़्यादा कि वो बेड में धंस जाएगी। अगस्त 1969 यानी 11 महीनों के बाद उन्हें एक बार फिर यही महसूस हुआ। उनकी मदर ने डॉक्टर वॉग, जो उनके फैमिली डॉक्टर थे, और डॉक्टर लूथी, जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, दोनों को बुलाया। दोनों ने एनालिस को एग्जामाइन किया, ईईजी और ब्रेन स्कैन भी किया, लेकिन उन्हें कोई गड़बड़ी नहीं मिली। उन्होंने यह अंदाज़ा लगाया कि एनालिस का अचानक बेहोश हो जाना सीजर के कारण हो सकता है। उनकी एंटी सीजर यानी दौरों को रोकने वाली दवाइयाँ शुरू कर दी गई। उनका बार बार ईईजी और ब्रेन स्कैन लिया गया, लेकिन सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। हालांकि इसके बाद 1970 और 1972 में उनके ब्रेन स्कैन में कुछ इरेगुलर पैटर्न दिखाई दिए, जो बहुत ही माइनर थे। 1973 के स्प्रिंग सीजन में एनालिस ने अपने बेड में से कुछ नॉकिंग साउंड सुने। ऐसा लगा जैसे उनके बेड में कोई बंद है और वो बाहर निकलने के लिए नॉक कर रहा हो। इन आवाज़ों को ना केवल एनालिस बल्कि उनकी सिस्टर ने भी सुना। इसके साथ एनालिस को ऐसी आवाज़ें भी सुनाई देने लगी जो उन्हें हेल यानी कि नर्क में ले जाने की बातें करती थी। एनालिस पजेस्ड है, इसका अंदाज़ा उनकी मॉम को तब हुआ जब एनालिस अपने कमरे में रखी हुई वर्जिन मैरी की मूर्ति को घूर रही थी। उस समय उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और हाथ जानवरों के पंजे जैसे लग रहे थे। सितंबर 1973 एनालिस ने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लूथी को बताया कि उन्हें कई डीमन फेस दिखाई देते हैं जो उन्हें फिजिकली टॉर्चर करते हैं, और कई बार ये डीमन उन्हें अपने अंदर भी महसूस होते हैं। साथ ही इसके साथ बार बार उन्हें जले हुए मीट और फीसेस की बदबू भी आती है। तो जले हुए मीट की बदबू ना केवल एनालिस को बल्कि उनकी फैमिली के दूसरे लोगों को भी आती थी। यहाँ तक कि डॉक्टर लूथी, जो उस समय एनालिस को एग्जामाइन कर रहे थे, उन्हें भी ये बदबू आने लगी। एनालिस की मदर मिसेस मिशेल ने डॉक्टर लूथी और बाकी लोगों से भी एक जेसुइट से कंसल्ट करने की बात कही। जेसुइट का मतलब होता है एक रिलीजियस ऑफिशियल, यानी एक तरह का एग्जॉर्सिस्ट, झाड़ फूक करने वाला, जिसे चर्च की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। लेकिन डॉक्टर लूथी ने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन फिर भी एनालिस की फैमिली ये समझ चुकी थी कि यह केवल बीमारी या सीजर के कारण नहीं है। इसके पीछे शैतानी शक्तियाँ या फिर डिमोनिक पावर्स हैं जो मेडिकल डॉक्टर्स के कंट्रोल्स में नहीं आने वाली। सितंबर 1973 एनालिस की फैमिली ने फादर अल्ट से संपर्क किया, और नवंबर 1973 में जब एनालिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तब उन्हें एक के बाद एक कई डॉक्टरों और न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया गया। उनकी पुरानी दवाएं बंद कर दी गई और एक बहुत ही पावरफुल ड्रग दी गई जिसे टेग्रेटॉल कहा जाता है। लेकिन 1975 तक एनालिस की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो बहुत ही मुश्किल से सो पाती थी। उन्होंने कमरे की मकड़ियों और मक्खियों को खाना शुरू कर दिया। कमरे में जो भी क्रॉस या होली पिक्चर्स और मूर्तियाँ थीं, उन्होंने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू हर सिस्टर, एनालिस में उस समय सुपर ह्यूमन पावर महसूस होती थी। वो अपने पूरे शरीर को असामान्य ढंग से मोड़ लेती थी और एप्पल यानी कि सेब को मुट्ठी में दबाकर उसे पूरी तरह स्क्वीज कर देती थी, और इससे पूरे घर में खौफ का माहौल था। इसके बाद जब उनकी फैमिली ने फादर रॉडविक से कांटेक्ट किया, जो कि एक एग्जॉर्सिस्ट थे, तो उन्होंने एग्जॉर्सिज्म करके ये कंफर्म कर दिया कि एनालिस पर डिमोनिक पोजेशन है, इन पर पिशाचों और शैतानों का कब्जा हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़े एग्जॉर्सिज्म की बात भी कही, जिसे एनालिस की फैमिली ने मान लिया। सितंबर 24, 1975 एनालिस का एग्जॉर्सिज्म शुरू हुआ और फादर रेंज ने यह अलाउ किया कि एग्जॉर्सिज्म को रिकॉर्ड भी किया जाए। एग्जॉर्सिज्म की 42 ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी भी अवेलेबल है। मैं आप सभी के लिए
एक ओरिजिनल रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा हूँ, लेकिन कई लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है, इसीलिए लिसन इट एट योर ऑन रिस्क। इन हर पजेस्ड कंडीशन, एनालिस ने बताया कि उनकी बॉडी में टोटल 6 डीमंस हैं। 6 डीमंस की बात सुनकर पहले तो फादर को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब एनालिस ने एक ऐसे डीमन का नाम बताया जिसे लेट 1500 में चर्च की तरफ से सीक्रेटली डीमन डिक्लेयर किया गया था और एनालिस किसी भी तरह से उसके बारे में नहीं जान सकती थी, और इस डीमन का नाम था वैलेंटीन फ्लिशमैन। यह नाम सुनकर फादर अल्ट शॉक में चले गए, क्योंकि एनालिस पूरी तरह सच बोल रही थी। मई 1976 तक एनालिस की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो दीवारों पर अपना सिर मारती थी और खुद को और दूसरों को काट लेती थी। इस समय तक उनका परिवार हार मान चुका था, और सबसे बुरी बात यह भी थी कि इस समय एनालिस ने खाना छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि जो डीमंस उनके अंदर रहते हैं वो उन्हें कुछ भी खाने नहीं देते, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि खाना छोड़ने के बावजूद भी उनके शरीर में इतनी ताकत थी, सुपर ह्यूमन पावर, कि बड़ी से बड़ी चीज़ों को वो सरका देती थी, उठाकर फेंक देती थी और रस्सियाँ तक तोड़ डालती थी। जून 1976 एनालिस का एक और एग्जॉर्सिज्म किया गया। प्रीस्ट और फादर वही थे जिन्होंने पहले भी एग्जॉर्सिज्म किया था। यह सेशन बहुत ही खतरनाक था। इसमें कई ऐसी चीज़ें हुई जो इंसानी समझ से पूरी तरह बाहर हैं। एनालिस अलग अलग आवाज़ों में बुरी तरह चिल्लाती रही। उनकी बॉडी असामान्य ढंग से मुड़ती रही और वो बिस्तर पर लेटे लेटे इतना ऊपर उछल रही थी मानो हवा में उड़ रही हो। और अगली सुबह वो डीमंस, जैसा कि उन्होंने कहा था, एनालिस को अपने साथ ले जा चुके थे। केवल 23 साल की उम्र में ही एनालिस की डेथ हो गई। एनालिस की डेथ तो हो चुकी थी, लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। उनकी डेथ के बाद 1978 में कोर्ट ने एनालिस के पेरेंट्स और दोनों प्रीस्ट, फादर रेंज और फादर एल्ट को ही आरोपी बनाया। साथ ही ट्रायल भी शुरू कर दिया। जो डिफेंस था, यानी एनालिस के पेरेंट्स और प्रीस्ट, उन्होंने कहा कि हम इसके आई विटनेस हैं कि एनालिस पर डिमोनिक पोजेशन था। उन्होंने इसके एविडेंस के रूप में वो रिकॉर्डिंग्स भी सुनाई जो अभी मैंने आपको सुनाई थी। हालांकि ऐसी कई रिकॉर्डिंग्स भी थी, लेकिन क्योंकि कोर्ट एथिस्ट था, इसलिए उसने कहा कि अगर एनालिस ने खाना पीना बंद कर दिया था, उसकी हालत ऐसी थी, तो आप उसे ट्रैंकुलाइज करवा सकते थे, ज़बरदस्ती खाना खिलवा सकते थे, या फिर शॉक थेरेपी यानी इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी भी दे सकते थे। इसी ट्रायल के दौरान मिशेल फैमिली के एक फ्रेंड ने कोर्ट को यह बताया कि 1976 में एनालिस की डेथ से कुछ महीनों पहले ही एनालिस उनके सामने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाई थी कि उन्हें मेडिकल अटेंशन न दी जाए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। डीमंस कुछ ही दिनों में मुझे अपने साथ ले जाने वाले हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि फैमिली और प्रीस्ट ने मेडिकल असिस्टेंस को पूरी तरह रिफ्यूज़ कर दिया हो। कई प्रूफ मिले कि एग्जॉर्सिज्म के साथ ही फादर एल्ट ने मेडिकल असिस्टेंट के लिए भी लगातार कोशिशें की थी, लेकिन कोर्ट ने इन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि यह भी कह दिया कि फादर एल्ट में सीजोफ्रेनिया यानी कि एक तरह की दिमागी बीमारी के सिम्टम्स हैं। साथ ही प्रोसिक्यूशन भी इधर यहाँ अपनी बात पर अड़ा रहा। उन्होंने कोर्ट को वो सभी दवाएं और सभी बिल्स दिखाए जो कि एनालिस को दिए जा रहे थे, जैसे कि एपिलेप्सी की दवाएं, और इसके कारण कोर्ट को इस बात को मानना ही पड़ा। लेकिन इसके बाद एनालिस की डेथ का कारण उनकी मेंटल कंडीशन और एग्जॉर्सिज्म यानी कि झाड़ फूक दोनों को माना गया। इसके बाद कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन दिया। मिशेल फैमिली और दोनों प्रीस्ट को एनालिस की डेथ का दोषी माना गया। मिशेल फैमिली को 6 महीनों की जेल हुई और दोनों प्रीस्ट को उनके प्रीस्टहुड से 3 सालों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कोर्ट का फाइनल डिसीजन ये था कि क्योंकि एनालिस ऐसी हालत में नहीं थी कि अपने लिए कोई डिसीजन ले सके, इसलिए उन्हें फोर्स मेडिकल अटेंशन यानी कि ज़बरदस्ती चिकित्सा सेवा दी जानी थी। ये थी एनालिस मिशेल की कहानी। हम इस तरह की कहानियाँ या घटनाएं दुनिया के लगभग हर बड़े धर्म या रिलीजन या मजहब में देख सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता है,
जहाँ इंसान अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी को भूलकर पूरी तरह दूसरी पर्सनालिटी में बदल जाता है। प्रेत बाधा या डिमोनिक पोजेशन के मामले में व्यक्ति खुद ही भूत प्रेत जैसा व्यवहार करने लगता है। इस कंडीशन में इंसान को कभी कभी ये भी याद नहीं रहता कि पर्सनालिटी बदलने से पहले या पर्सनालिटी बदलने के बाद उसने क्या क्या किया था। दोस्तों, कुछ इसी तरह का मामला शक्तिपात या सामान्य भाषा में कहूँ तो शरीर में देवी देवताओं के आने पर भी होता है। आमतौर पर इस कंडीशन में व्यक्ति एक ट्रांस लाइक स्टेट में पहुंच जाता है, जहां उसे अपने वास्तविक व्यक्तित्व का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। और जहां तक मेरी जानकारी है, इस तरह के ट्रांस लाइक इंडक्शन में रिदमिक म्यूजिक एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपने कई बार देखा भी होगा कि मंदिरों में जब भजन बजते हैं या भजन चलते हैं, तब वहाँ ढोलक, तबले या बाकी इंस्ट्रूमेंट बजते हैं एक रिदम में, और वहाँ कुछ महिलाओं को अचानक ही उनके शरीर में माताओं जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं और वो इस तरह से व्यवहार करती है कि जैसे एक ट्रांस लाइक स्टेट में हो। इसे ही हम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं, लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं होता है जितना कि डिमोनिक पोजेशन में होता है। अब दोस्तों, इन घटनाओं को लेकर साइंस वालों का कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा और बिलीवर्स का, यानी जो इन पर आस्था रखते हैं, जो इन्हें मानते हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मैं पर्सनली इस पर कोई भी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाया हूं, इसलिए मैं आप सभी का मत जानना चाहता हूं कि आप सब इन घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये केवल एक दिमागी बीमारी है या सच में प्रेत बाधा जैसी कोई चीज़ होती है? आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।